चलिए देखें, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना तो होगा ही, ठीक है, नाम ही काफ़ी है। ये फिजिकल के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर से काउंट किया जाता है। ऐसी एक मिथ्या है, मिथ्या समझते हो, मिसकंसेप्शन। ये सबसे आसान चैप्टर है अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है। ये सबसे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है अगर आपको नेग्लेक्शन करने आते हैं। एक ही चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, नेग्लेक्शन करना, नेग्लेक्ट करना, कि किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट कैसे किया जाता है वो आपने सीख लिया। इस चैप्टर बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं। खैर आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी आप बहुत तमीज़ से चीज़ों को सीखें। बहुत आसान है, बेसिक चीज़ आपने सीख ली तो बड़े आसानी से आप इस चैप्टर से डील कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। और सबसे पहले जो मुझे आपसे डिस्कशन करना है दैट इज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। सो एसिड बेस थियरीज, तो बहुत डिटेल में तो मैं आपसे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ जो मेन पॉइंट्स मुझे आपको सिखाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे लाती है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ को एसिड और बेस में क्लासीफाई करना है तो आपको पानी चाहिए। आप उसे पानी में डिजोल्व करो, पानी में डिजोल्व करने पर उसने H+ जनरेट किए तो वो क्या होगा, एसिड, और OH मैंने जनरेट किए तो क्या होगा, बेस। बोले बात समझ में आती है। तो आरएनएस के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं है तो आप एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद थियरी आई ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। जिन चीज़ों को आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर सकता था उसको कौन एक्सप्लेन कर सकते थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया कि कोई भी ऐसी स्पीसी जो H+ दे सकती है वो एसिड है, और जो H+ ले सकती है वो क्या होता है, एक बेस होता है। तो जिनको आरएनएस एक्सप्लेन कर सकता था उनको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, जिनको वो नहीं कर सकता था उनको भी इसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो हम इसी के थ्रू मूव करते हैं। हम मेनली ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट की बात करेंगे, वही सबसे ज़्यादा आपके काम में आएगा। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एक सिंपल सी चीज़ बताता है कि एसिड जो H+ डोनर है एंड बेस जो H+ एक्सेप्टर है, ठीक, या फिर आप इसे OH- डोनर भी बोल सकते हो, वो इनने नहीं बोला था, हम बोल सकते हैं। जैसे आपके मान लो कोई रिएक्शन है NH3, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आप सीख लें, अमोनिया या उसका डेरिवेटिव का मतलब H को हटा के ग्रुप लगाते जाओ तो उसे हम अमोनिया का डेरिवेटिव बोलेंगे। अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव की अगर आपको एज अ बेस रिएक्शन लिखनी है तो हमेशा वाटर के साथ लिखना एज अ बेस। जैसे ये बेस है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देखें NH3 यहाँ से क्या होगा, वाटर से एक H+ लेगा तो NH3 में इसके बाद लोन पेयर है, ये H+ को अट्रैक्ट करेगा तो इसने H+ लिया। बताओ ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा होगा और ये किसकी तरह काम करेगा, ऐसे। वाटर से एक H+ लेके बनाएगा NH4+ प्लस साथ में क्या बनाएगा, OH-। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ने हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी दी। क्या दी, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, जो एक दूसरे से एक H+ से डिफर करते हैं। किससे डिफर करते हैं, एक H+। अगर आपके पास कोई एक एसिड है और आपने उससे एक H+ हटा दिया तो जो स्पीसी बनेगी वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर आपके पास कोई बेस है और उसमें आपने एक H+ ऐड कर दिया तो जो बनेगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं H2SO4, ये एक एसिड है, बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो क्या होगा, HSO4-। SO4 2-, इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है। तो फिर बताओ SO4 2- किसका कॉन्जुगेट बेस है, हाँ ये कॉन्जुगेट बेस है ना। एक कॉन्जुगेट बेस की तरह ही काम करे जरूरी, वो फिर से किसकी तरह काम कर सकता है, एसिड। तो HSO4- जब एक और H+ दे देगा तो अब यहाँ पर ये फिर से किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कौन होगा, SO4 2- होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, किसी को डाउट है इसके अंदर, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपको एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड निकालना चाहिए। तो बताओ ये कौन है यहाँ पर, बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन, तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये कौन है, तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। मतलब
स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, वीक, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ आप ऑर्गेनिक में काम में लेते हो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो कॉन्जुगेट एसिड सीख लिया, कॉन्जुगेट बेस सीख लिया, ठीक है ना। और कई बार आपके पास ऐसे बेस होंगे जो OH माइनस देते हैं, तो किसी बेस से एक OH माइनस हटा दो, तब भी आपके पास क्या बनता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ZnOH होल ट्वाइस, मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो दो तरीके हैं, या तो इससे एक OH माइनस हटा दो या इसमें एक H प्लस ऐड कर दो, एक ही बात है। दो OH है, ZnOH OH, अगर आप इसमें H प्लस ऐड करोगे तो H प्लस इससे रिएक्ट करके इसको H2O में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ क्या बना देगा, ZnOH प्लस। या फिर आप ऐसा देख लो, इसमें से एक OH माइनस हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ZnOH प्लस। तो ये बेस, बताओ ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड। पूरा समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है AlH2O होल 6 3+, ठीक है। बताओ इसके कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला क्या होगा? होगा AlH2O AlOH, ऐसे अंतरात्मा की आवाज सही है, दो अंतरात्मा मिल गई यहाँ तो। है कुछ होगा। कुछ तो नहीं होगा, कुछ नहीं है, जो सीखा है वो करो। आपको इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना ना, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, ऐसे। तो इसमें से एक H प्लस हटा दो, एक H प्लस हटाने के बाद इसके पास एक OH माइनस बच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AlH2O होल 5 OH, और इसका जो माइनस है वो इसके +2 को 3+ को +2 में खत्म। कुछ दिमाग जो सीखा है वो लगाओ, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स पाओगे माइनस में, है ना। इसलिए एक्स्ट्रा मत लगाओ, जैसा बोला है वैसा वैसा करते जाओ। तो ये एसिड है, तो ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया, बना सकते हैं। इसके बाद आपको पहचानना आना चाहिए एक और टर्म, इनको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक क्या होती हैं, हाँ, विच कैन डोनेट as well as accept H plus ions। अगर आप ये बोलते हैं कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकें, तो आप धोखे में हैं, आप गलत बोल रहे हैं, मतलब आप गलत हो सकते हैं एक जगह पर जाकर, इसलिए ऐसे कभी ना बोलें। एम्फीप्रोटिक एसिड बेस की तरह डिफाइन नहीं करते हैं। प्रोटिक जहाँ भी आता है ना, वो प्रोटोन से जुड़ा हुआ है। प्रोटोन इज H प्लस को हम एक प्रोटोन बोलते हैं, तो जहाँ भी कहीं प्रोटोन का ट्रांसफर होगा वहाँ प्रोटिक वर्ड आ जाता है। तो एम्फीप्रोटिक क्या होते हैं, जो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, ठीक है। अभी उसका कॉन्सिक्वेंस है कि जब वो H प्लस दे रहा है तो वो एसिड की तरह काम कर रहा है, जब वो H प्लस ले रहा है तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। तो उसको मैं भी गलत साबित करूंगा, थोड़ी देर में समझ लेना आप, बट अभी आप देखें, ये उड़ा दूं ना। चलिए, तो अब एम्फीप्रोटिक्स की बात करते हैं। एम्फीप्रोटिक्स क्या होते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज जो होती है ना, वो जनरली क्या होते हैं, these are generally anions of polyprotic acids। polyprotic acids क्या होंगे, जो एक से ज्यादा H प्लस दे सकते हैं। जैसे H2SO4, बताओ कितने H प्लस दे सकता है, 2, है ना। तो चलो 2 निकालते हैं, पहले एक H प्लस हटा दें इसमें से। बताओ एक H प्लस हटाने के बाद क्या बनेगा, HSO4 माइनस। अब बताओ क्या ये एक H प्लस ले सकता है, बिल्कुल, माइनस चार्ज लेकर क्या बना लेगा, H2SO4। क्या ये एक और H प्लस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्या बना लेगा, SO4 2 माइनस। तो ये H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, मतलब ये एम्फीप्रोटिक है, सही है।
तो कोई भी डाइप्रोटिक हो, जैसे H2CO3 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा HCO3 माइनस, वो पॉली एम्फीप्रोटिक होगा। जैसे आपके पास है H2S, HS माइनस एम्फीप्रोटिक होगा, समझ पा रहे हैं? ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा HC2O4 माइनस, ये भी एम्फीप्रोटिक होगा। कोई डाउट? इसके अलावा देखें फास्फोरस के 3 एसिड्स होते हैं, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। क्या डिफरेंस है? जितने ऑक्सीजन उससे एक कम होती है बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? ये 3H प्लस दे सकता है, ये 2, ये 1। कारण बताओ प्रतियोगिता। कितने होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? तो ना सिखाया था ना, ट्रिक सिखाई थी, P डबल बॉन्ड O बांट दो और उसके बाद जितने OH के कॉम्बिनेशन बनते हैं चिपकाते जाओ। तो यहाँ कितने? 3 OH OH OH, ये OH OH H OH H। अब तो ये सीख चुके हो। चलो एक और नई बात बताता हूँ। ये pH बॉन्ड है ना, ये pH बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाता है क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज क्या है? छोटा है। तो जितनी आसानी से pH बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी? हाइड्रोजन रिलीज होगी। और ये एसिड रिड्यूसिंग एसिड की तरह काम करेंगे। किसकी तरह? तो ये जो फास्फोरस के एसिड्स हैं, इनमें से ये दोनों जो हैं वो रिड्यूसिंग एसिड्स की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर pH बॉन्ड है। बताओ किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा? तो इसमें 2 pH बॉन्ड है, ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें 1 pH बॉन्ड। एक्स्ट्रा नॉलेज, सही है। चलिए अभी तो यहाँ आते हैं। अभी H3PO4 है, कितने H प्लस दे सकता है? 3। 1 दिया, 1 देकर क्या बनाएगा? H2PO4 माइनस। बताओ ये H प्लस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। देकर क्या बना लेगा? HPO4 2 माइनस। तो ये एम्फीप्रोटिक है? नहीं? देखो तो सही है ना। अभी तो 2 ही तो H प्लस दिए, तीसरा भी दे सकता है। तो तीसरा H प्लस देकर क्या बना लेगा? PO4 3 माइनस, और H प्लस लेकर वापस से क्या बना देगा? H2PO4 माइनस, यानी ये भी एम्फीप्रोटिक है। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आए, ये 1 H प्लस देकर क्या बनाएगा? H2PO3 माइनस। क्या ये एम्फीप्रोटिक होगा? बिल्कुल होगा। अभी एक और H प्लस देकर ये क्या बना लेगा? HPO3 2 माइनस। लेकिन अभी एम्फीप्रोटिक, ये H प्लस ले तो सकता है लेकिन H प्लस दे नहीं सकता। यहाँ से एक H प्लस हटा दो, ये क्या बनाएगा? H2PO2 माइनस। बताओ ये एम्फीप्रोटिक है या नहीं? क्योंकि एक ही H प्लस था, दे दिया और ये H प्लस, तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। कोई डाउट? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए इसके बाद देखें ध्यान से एक छोटा सा पॉइंट। ऑल एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आर एम्फोटेरिक, but all amphoterics are not amphiprotics। ये आपके उस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देगा जो शुरू में बोला गया था कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। लेकिन जो H प्लस ले सकता है, H प्लस दे सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। तो जितने भी एम्फीप्रोटिक हैं वो सभी एम्फोटेरिक भी हैं, क्योंकि जब ये H प्लस ले रहा है तो बेस की तरह काम कर रहा है, H प्लस दे रहा है तो एसिड की तरह। तो जब बेस की तरह काम कर रहा है तो एसिड से रिएक्ट कर लेगा, जब एसिड की तरह काम कर रहा है तो बेस से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एम्फोटेरिक है, जैसे ZnOH होल ट्वाइस, ये तो आप सभी जानते होंगे, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, जर्मेनियम, इन सभी के जितने भी ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सब नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये भी एम्फोटेरिक है। तो अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। लेकिन भाई साहब ये H प्लस ले सकता है, लेकिन ये H प्लस दे नहीं सकता है ही नहीं। कहाँ से देगा? नहीं दे सकता ना। इसका मतलब ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, लेकिन ये एम्फोटेरिक है। इसलिए एम्फीप्रोटिक डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे। ये एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। ये HCl से भी रिएक्ट करेगा तब बेस की तरह काम करेगा, ये NaOH से भी रिएक्ट करेगा तब एसिड की तरह काम करेगा, लेकिन ये फिर भी एम्फीप्रोटिक
नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको एम्फीप्रोटिक आयन को बहुत अच्छे से पहचानना आना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूँ, एक बेसिक बात तो गई है। इसके बाद आपको वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट वाटर के लिए KW लिखना आना चाहिए। नाम सुना है ना? तो मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें तो आप लोग ऑब्वियसली जानते ही होंगे, और इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। जो काम की चीज़ थी मैं आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पे। अब आप देखें सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर आप इसे क्या लिखते हो, ऑटो आयनाइजेशन। तो सेल्फ आयनाइजेशन क्या होता है? जैसे H2O है, H2O क्या होता है? अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है और एक, तो ये से H+ लेकर बनाता है H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन, और ये तो है हाइड्रोक्साइड आयन। पानी के अंदर H+ H3O प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में? हो सकता है आपसे ये चीज़ पूछ ले, जो आपका हाइड्रोनियम आयन होता है ना, हाइड्रोनियम आयन, उसका फॉर्मूला सिर्फ ये होना ज़रूरी नहीं है। उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है H+ H2O X। X के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं है तो हम H3O प्लस लेते हैं, X के लिए 1 ले लेते हैं। इस चैप्टर में तो हम लेंगे, पर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, उसमें पहला ऑप्शन हो H3O2 प्लस, दूसरा हो कुछ और हो H4O2 प्लस, H5O2 3 प्लस, कुछ हो, तो आपको उस टाइम पर ये फॉर्मूला याद रखना है। X के लिए रख के आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो। समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ H5O4 2 प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है या नहीं? है। X के लिए कितनी रखनी है? 2 रखती है H4 भी O2 कहाँ है? और वैसे भी देखो ना, उस पर +1 चार्ज या +2 लिख दिया, सही है ना वो। लेकिन वहीं में अगर मैं आपसे बोल देता H4O2 प्लस, नहीं होता, H5O2 प्लस होता है ना। क्या होता? H5O2 प्लस। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए बहुत बढ़िया। अब इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं, H2O लिक्विड चेंजेस टू H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। इस H3O प्लस को हम H प्लस प्लस H2 लिख सकते हैं। H2O से H2 हो गया, तो रिएक्शन ये बन जाएगी। अब हमको कभी वाटर की आयनाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की रिएक्शन लिखनी है तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलते हैं KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, और इसकी वैल्यू किसकी होती है? 10⁻⁻14। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होती है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। टेम्परेचर कम होगा तो KW की वैल्यू क्या होगी? कम। बोलो यहाँ तक समझ में आता है? कम होगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल, तो देखो pH क्या होती है? pH इज कॉल्ड एज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? डाइल्यूट। जब H प्लस की कंसेंट्रेशन 1 से क्या होगी? छोटी या 1 के बराबर। अगर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में चले जाएं तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, बट अभी उस सब की ज़रूरत नहीं है। आप जो बचपन से सीखते हैं, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को और ख़राब कर देगा, मतलब ख़राब तो नहीं करेगा, थोड़ा सोचने मजबूर करेगा। इसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हूँ। बचपन से आप इसको फॉर्म पढ़ते आए फॉर्मूले को, तो क्या है? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। एक्चुअली P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसके आगे P लग गया उसके आगे माइनस लॉग लग जाएगा। जैसे KW, मैंने बोला PKW, बताओ PKW किसकी इक्वल होगा? माइनस लॉग KW। लॉग लिखा मतलब लॉग टू द बेस 10 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही एक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता है Ka, नाम तो आपने सुना ही होगा। बताओ pKa किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ K। सही है। यहाँ पर आपको कई बार लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ लॉग वैल्यूज आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। log 2 कितना होता है? 0.3010, हम जनरली 0.3 ले लेते हैं।
log 3 कितना होता है 0.4771, इसको हम 0.47 या 0.48 ले सकते हैं। इसी तरह log 5 की वैल्यू होती है 0.699, जिसको हम 0.7 ले लेंगे, और log 7 की वैल्यू हम लेकर चलते हैं 0.84। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी की k वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ दी हुई है तो ये पक्का है कि इसकी p की वैल्यू 4.74 होगी। रट लें, रट जाएगा, नहीं भी रटोगे तो। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, देख लेना, इतिहास उठा लो और फ्यूचर भी देख लेना, k की वैल्यू मोस्टली यही दी जाती है। तो इसका pk 4.74 होता है, और pk 4.74 है तो k की वैल्यू कितनी होगी 1.8 × 10⁻⁵। ठीक है। उसके अलावा आपको कभी कभी एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ता है, जब करना पड़ेगा तब सिखा दूंगा। अभी तो चलते हैं आगे और बात करते हैं pH स्केल की। तो देखिए, अगर हम न्यूट्रल वाटर के लिए बात कर रहे हैं, बताओ न्यूट्रल वाटर में H+ और OH- दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो जो आपका pH स्केल है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेकर pKw तक। किस पे करता है, pKw। और जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो स्केल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर 14 तक। तो ये स्केल सिर्फ और सिर्फ कितने टेम्परेचर पर वैलिड है, 25 डिग्री पर। टेम्परेचर बदलेगा, KW बदलेगा, KW बदलेगा तो आपका pH स्केल भी क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो pKw/2 के इक्वल होगा। सो दिस इज वैलिड एट ऑल टेम्परेचर्स। और यहाँ न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा, 7। तो 7 से कम है तो कौन सी रेंज होगी, एसिडिक। 7 से ज़्यादा है तो कैसी होगी, बेसिक। कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखें आप आगे और चीज़ों को सीखें। मान लो मैंने आपसे कहा कि एट 62 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू हो गई 10⁻⁻13। आपको न्यूट्रल वाटर की pH और उसका नेचर बताना है। क्या बोल गया, आपको वाटर की pH, मैंने पहले बताया न्यूट्रल वाटर की भी, तो क्या आपको वाटर की pH और उसका नेचर बताना है 62 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताओ 62 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0। pH स्केल कहां तक वेरी करेगा, pKw यानी 13। तो बताओ मिड पॉइंट pH कितनी आएगी, 6.5। तो अब वाटर की pH कितनी आ गई, 6.5। बताओ उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। वाटर का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। अगर ऐसा नहीं होता फिर आप कभी गर्म पानी पी नहीं सकते थे, है ना। pH कम क्यों हुई, क्योंकि KW बढ़ गया। KW बढ़ गया तो pKw कम हो गया, तो स्केल छोटा हो गया। पहले स्केल 0 to 14 था, वो 0 to 13 हो गया, तो उसका मिड पॉइंट भी छोटा हो गया। लेकिन मिड पॉइंट तो अब भी न्यूट्रल को ही दिखा रहा है। तो वाटर का नेचर अब भी कैसा है, न्यूट्रल। बस उसकी pH 6.5 इसलिए हो गया कि स्केल क्या हो गया, आपका श्रिंक हो गया है। तो टेम्परेचर बदलने पर नेचर नहीं बदलता है, स्केल बदल जाता है, इसलिए pH क्या होती है, चेंज होती है। बोलो कोई डाउट, समझ में आता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आपको एक वीक एसिड और वीक बेस या किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट से डील करना आना चाहिए। तो देखें, ये सीखते हैं अब। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक एसिड होगा तो उसके लिए K यूज कर लेंगे, वीक बेस होगा तो Kb। मैं एक जनरल फॉर्म बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं AB एक्वस। बताओ ये AB एक्वस जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो इक्विलिब्रियम का साइन नहीं आता, वो अपने आयंस में 100% क्या हो जाता, ब्रेक। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होते हैं, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ इसके कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसे मैं Ki बोल रहा हूँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट Ki। बाकी सब जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है वैसे ही खेलना है। टाइम टी टू द पावर C, ये 0, ये 0। मान लो इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है अल्फा, तो बताओ C में से कितना जाएगा, C अल्फा। ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, बनेगा। बताओ आयनाइजेशन कांस्टेंट Ki का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आपको सीखना है इस चैप्टर की बैकबोन को, दैट इज नेग्लेक्शन। नेग्लेक्शन कब करेंगे, कैसे करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल,
मतलब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी नहीं है, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। आपका फेवरेट सब्जेक्ट और आपका फेवरेट चैप्टर भी है ना, काइंड ऑफ। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आपको ये दिख जाए कि इसका अल्फा 1 से बहुत छोटा है, 1 से छोटा को हम बोलते हैं लेस देन 5%, 5% या उससे छोटा हो तो हम अल्फा को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल। 5% हो गया 0.05, तो जब भी अल्फा 0.05 से छोटा आया मैं उसे नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। उस केस में मैं 1 माइनस अल्फा को कितना लिख दूंगा, 1। कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ बोलते हैं कि अल्फा यहाँ नेग्लेक्ट किया, यहाँ क्यों नहीं किया। अबे नेग्लेक्ट करते हैं कंपैरिजन में, किसी से कंपेयर करोगे तभी तो नेग्लेक्ट करोगे। 0.1 नेग्लिजिबल है किससे, ठीक है, तो या तो आप उसको कंपेयर करो 1 से या 100 से या 1000 से या 0.01 से, है ना। तो नेग्लेक्शन या कंपैरिजन जो होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। इसलिए हम अब ki को कितना लिख सकते हैं, c अल्फा स्क्वायर। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, √ki/c। समझ में आ रहा है। तो जब भी आप नेग्लेक्ट करोगे आपको अल्फा का यही फॉर्मूला मिलेगा। तो अभी हमारा तरीका बन गया। अगर आपको डिसाइड करना है कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं, उसका सबसे बढ़िया तरीका नेग्लेक्ट कर दो, उसका सबसे बढ़िया तरीका नेग्लेक्ट कर दो। करने के बाद चेक करो कि आपका आंसर नेग्लेक्शन के हिसाब से आ रहा है या नहीं। आपने बोला ना अल्फा नेग्लिजिबल है, तो अगर आपका अल्फा 0.05 या उससे कम आया तो आपका नेग्लेक्शन सही है, और नहीं आया तो नहीं है। उसके बाद आपको वापस से यहाँ के सॉल्व करनी पड़ेगी। बोलो कोई डाउट, समझ सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा पता करना नेगेटिव है नहीं, तो हम हर बार इसको चेक करेंगे। अपने को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा शुरुआत में, फिर आपको देख के पता लग जाएगा कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं, एक्सेप्ट सम केसेस। चलो तो इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन मैंने ली है 0.1 मोलर। इसके लिए Ki की वैल्यू है 10⁻⁻6, चलो -5 ले लेते हैं। बताओ इसके इक्विलिब्रियम पर सारे सब्सटेंसेस यानी आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो देखो दिख रहा है यही है सेम, बस मैं यूज करना सिखा रहा हूँ। चेक कर लो, बताओ अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं। तो Ki 10⁻⁻5.1, 10⁻⁻4 यानी 0.01, 5% से कम है, तो अल्फा क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो यही मेरा अल्फा भी हो गया। फिर अब अगर अल्फा ये है तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 0.1 × 0.01, 10⁻⁻3। इसकी भी इतनी, इसकी कितनी, C × 1 - अल्फा। आप तो बोले हो ना अल्फा नेग्लिजिबल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली C हो गया, यानी 0.1 ही होगा। समझ सकते हैं, कोई डाउट। इसके बाद आता है एक बड़ा ही काम का टूल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, इसके बिना आप मूव नहीं कर सकते। ये एक तरीके से ली चैटलेस प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखें क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट और कैसे ये काम करता है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट तब होगा जब आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक AB और एक AC। इनमें से एक कैसा होगा, वीक, और दूसरा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। कॉमन आयन होने के लिए काम करेगा ही तब जब एक वीक होगा और दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए, तो जो वीक है और दोनों में ऑब्वियसली आयन तो कॉमन होना ही चाहिए। तो AB एक्वस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूट कर क्या बनाएगा, A+ एक्वस प्लस B- एक्वस। इसको आप ध्यान से समझना, है ना। एक बार समझ में आ गया तो आप कभी गलती नहीं करोगे, और एक बार नहीं आया तो दोबारा मौका मिलेगा आपको सीखने का, समझने का, जब हम अभी आगे बढ़ेंगे। पर फोकस करें, इसकी कुछ कंस्टेंट C। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो बताओ C में से कितना आ जाएगा, C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C मोलर और इसकी है C1 मोलर, ठीक है। अब ये जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC है, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज होगा, टूट कर क्या बनाएगा, A+ प्लस C। बताओ इसके C1 मोलर से ये कितना बना, C1, और ये बनेगा C1। कुछ चेंज करना है, टोटल A+ कितना हो जाएगा, C1 प्लस C अल्फा। सिखा रहा हूँ ना आपको, एक सोल्यूशन में सेम आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। अब आप जब Ki लिखोगे, बताओ Ki किसके इक्वल बनेगा, C अल्फा इंटू C1 प्लस C अल्फा,
अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। देखो सी से सी कैंसिल। अब सारी कहानी आके टिक जाएगी इस इक्वेशन पर, C1 प्लस सी अल्फा पर। अब आपको ये देखना पड़ेगा, देखो यहां पर सी अल्फा किसका कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स कॉमन आयन। और बताओ C1 किसका कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही वीक है तो उसका अल्फा बहुत कम होगा, उसका अल्फा बहुत कम तो उसका सी अल्फा भी क्या होगा? बहुत कम। यहां पर आपको सी अल्फा चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? तो अगर सी अल्फा C1 से बहुत छोटा है तो हम C1 प्लस सी अल्फा को C1 लिख सकते हैं। तो फिर से यहां पे देखें, इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल एंड सी अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन C1, तो बताओ हम C1 प्लस सी अल्फा को क्या लिख सकते हैं? C1। यानी उस केस में हम बोलेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन, वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉमन आयन आ रहा है वो बहुत कम है, तो लेट इट गो टू भाड़। हमारे पास कौन बचेगा? सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाला, यानी C1। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को नेग्लेक्ट कर दो, उसकी जगह पर हम सिर्फ क्या लिख देंगे? आपने बफर सुना है? बफर, बफर में मैं दोबारा काम में लूंगा इस चीज को, ठीक है ना? उसमें हम वीक को आने वाले को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो बचेगा कौन? जितना भी कॉमन आ रहा है सिर्फ स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। तो अब मैंने C1 प्लस सी अल्फा को C1 लिख दिया। अल्फा नेग्लिजिबल है ही, तो 1 माइनस अल्फा को भी कितना लिख दूंगा? 1। तो बताओ इस केस में KI किसके इक्वल बन जाएगा? अल्फा इंटू C1 के। सही है? बताओ यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो। और अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर तो आप जानते हो क्या करना है? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। आओ कॉमन आयन इफेक्ट को न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास 0.1 मोलर NH4OH का सोल्यूशन है, इसका Kb है 10⁻⁻5 मोलर। इसके साथ आपने इसमें ऐड कर दिया है 0.2 मोलर NH4Cl को। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है OH माइनस इन फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ना, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पहली बात, एल्कली मेटल्स, सोडियम पोटेशियम, ये सब। अमोनियम, एल्कली मेटल्स और अमोनियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल, इसलिए वो सभी के सभी किसकी तरह काम करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी यहाँ पर NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ बता रहा हूँ ना, ये तो सिखा रहा हूँ मैं आपको। जितने भी वीक एसिड वीक बेस हैं सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने भी पानी में वीकली या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी रूल्स, वहाँ आप सीखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद नहीं है तो लिख लो। एल्कली मेटल्स, अमोनियम, सारे नाइट्रेट, एल्कली मेटल्स के सारे सॉल्ट, अमोनियम के सारे सॉल्ट्स और सारे नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। सारे क्लोराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट Pb2+, Ag+, Hg2+, मर्क्यूरस। Hg नीचे 2 ऊपर 2+, इनको छोड़कर जितने भी क्लोराइड्स हैं सबके सब क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। अगर वो वाटर सॉल्युबल हैं तो वो सबके सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और भी होते हैं सॉल्युबिलिटी रूल्स, बट अभी अपने को इनसे काम चलाना है ना। ऐसे ही सारे एसिटेट्स भी वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट Pb, Ag, Hg। ठीक है, वहाँ फिर इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ लेते हो आगे चलकर, अभी अपना काम चल जाएगा। तो बताओ NH4OH वीक है और NH4Cl क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सॉल्व करें, बड़ा ही आसान है। आप देखो NH4OH, एक बार आप पहले पूरा सॉल्व करना सीखो, फिर उसको छोटे कन्वर्ट करना हम सीख लेंगे।
प्लस OH माइनस, तो ये है 0.1, 0.1 से क्या होगा 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। अब क्यों लिखूँ मैं दूसरा, दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रॉन्ग है, बताओ टूट कर कितना और देगा 0.2। अब मुझे बताओ नेग्लिजिबल है या नहीं। अरे एक और बहुत काम की चीज़, वापस आओ, इधर आओ, एक चीज़ सिखाना भूल गया मैं आपको। ली चेटलियर प्रिंसिपल तो लगाया अपन पहले, तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब आपने इसमें कॉमन आयन वाला ऐड कर दिया, तो बताओ कॉमन आयन क्या करेगा, A प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। बताओ A प्लस बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, बोलो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, द डिग्री of ionization of a weak electrolyte decreases in presence of what? A strong electrolyte having a common ion, सही है। तो अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपने उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जोड़ा, ऐड किया, जिसके अंदर एक कॉमन आयन है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को रिड्यूस कर देगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लाएगा, उससे उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, कम। बोले समझ में आता है। अब आओ इधर वापस। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कॉमन आयन क्या करेगा, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कम कर देगा, ठीक है ना। तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अकेले में चेक कर लूँगा, मतलब मैं मान लूँगा कि ये अकेला होता। तो बताओ जब अकेला NH4OH होता तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू √KB अपॉन C। क्या अग्री करते हो? मान लो ये वैल्यू 10% आती, मान लेते हैं एक बार के लिए, आई 10%, तो 10% तो अकेले की है। बताओ जब इसमें कॉमन आयन डाल दूंगा तो 10% ज़्यादा आएगी या कम? कम आएगी। सबको समझ में आता है। अगर मेरा अल्फा अकेले में ही कम है तो कॉमन आयन में तो और कम हो जाएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं अकेले में नेग्लिजिबल है या नहीं। अकेले में नेग्लिजिबल है तो पक्का है कि तो और नेग्लिजिबल होगा ही होगा। चलो पता करते हैं, है ना। कितना है 10 टू पावर माइनस अपॉन 0.1, 10 टू द पावर माइनस। ये तो अकेले में नेग्लिजिबल है तो इसके प्रेजेंस में तो होगा ही होगा। तो अगर होगा ही होगा तो इसको हम कितना लिख देंगे 0.2, सही है। और इसको कितना लिख देंगे 0.1। ये आपने सीख लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बताना आपको? OH माइनस। तो पहले इसका KB लिखो, क्या बनेगा 0.2 इंटू 0.1 अल्फा अपॉन 0.1। 0.1 से 0.1 गया। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.2। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एक ही बात है, सही है। ये तो आया अल्फा। देखो आंसर नेग्लेक्शन के हिसाब से आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपने 0.1 अल्फा को 0.2 के रेस्पेक्ट नेग्लेक्ट किया था। देखो 0.1 अल्फा हो गया 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और वो 0.2 से बहुत छोटा है। हमारा नेग्लेक्शन बिल्कुल सही है, सही है। अब बताओ आपको OH माइनस बताना है। OH माइनस कितना हो गया 0.1 इंटू अल्फा। अब क्योंकि आप तो आगे पढ़े हुए हो, क्वेश्चन को बदल दूं। pH बताओ। OH माइनस आ गया, बताओ POH कितना होगा 6 माइनस log 5। A इंटू 10 टू द पावर माइनस बी। A इंटू 10 टू द पावर माइनस बी का नेगेटिव लॉग लेना है तो B माइनस लॉग A बनेगा, बनेगा। तो ये वही किया मैंने, 6 माइनस log 5 हो गया। कितना आ गया 5.3। ये 0.7 होता है, लेकिन ये तो आई POH। आपको क्या निकालनी है pH। बताओ pH किसके इक्वल होती है 14 माइनस 5.3 दैट इज 8.7। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया। तो कॉमन आयन का इफेक्ट। अब कई बार ऐसे केस बन सकते हैं जिसमें अल्फा नेग्लिजिबल हो लेकिन सी अल्फा नेग्लिजिबल ना हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 95% टाइम्स आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, वो आप फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए सीखते चलोगे। बोलो कोई डाउट? कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आता है। कॉमन आयन क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनेशन को रिड्यूस कर देता है। अगर आपने चेक किया और वीक का अल्फा पहले से ही कम है तो आप ये मान सकते हो कि जितना भी कॉमन आयन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग से। और अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीक एसिड वीक बेस है, कॉमन आयन है और अल्फा नेग्लिजिबल है, तो देखो अल्फा का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन रहा है,
Kb अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो किया आपने 10⁻⁻5 अपॉन 0.2। तो अगर आपको विजुअलाइज होता है तो इसे एक ट्रिक बना लो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। सही है। ये है टूल्स जो आपके काम में आएंगे, किस चीज़ के लिए? कैलकुलेशंस के लिए। एक और छोटा सा लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? वो भी देख लो, सुन लो, यहाँ काम नहीं आता, इलेक्ट्रो में ज़्यादा काम में आता है। भाई आपने देख लिया कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है? √KI/C। तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट किया है तो बताओ डाइल्यूट करने का कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? डिक्रीज होगी। तो बताओ डिक्रीज होता है अल्फा क्या होगा? अल्फा इंक्रीज होगा। इसका मतलब आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज़्यादा डिसोसिएट होना शुरू होगा। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पर उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। अगर मैंने इसको और डाइल्यूट किया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन जीरो को टेंड करने लग गई। बताओ कंसंट्रेशन जीरो को टेंड करेगी तो अल्फा किसको टेंड करेगा? 1 को। इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, वो तो 1 तो उसकी मैक्सिमम औकात है, वैल्यू है, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता। तो जब C 0 को टेंड करेगा तो अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को टेंड करेगा 1, और जब अल्फा 1 हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। यही होता है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब एक स्विमिंग पूल में आप एक चुटकी नमक डाल दो तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सोल्यूशन है। कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होगी वहाँ पर। ये चीज़ आपके इलेक्ट्रो में काम में है कि याद रखना, वहाँ दोबारा याद दिलाऊंगा मैं आपको कि ऑस्टवाल्ड ने सिखाया था कि सोल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो तो उसका अल्फा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? 1, और वो वीक की जगह किसकी तरह बिहेव करना शुरू करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए जी, अब हम तैयार हो चुके हैं क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए। तो हमें अलग अलग केसेस में सबसे पहले पीएच कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर हम देखें कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो पहला केस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस की अगर हम बात करें तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता। एक एसिड जो स्ट्रॉन्ग है वो 100% आयनाइज होगा। जितना एसिड की कंसंट्रेशन उतनी क्या होती है? H+ की भी कंसंट्रेशन होगी। तो आप समझें, जैसे मान लो मेरे पास 10⁻⁻2 मोलर HCl है, एक मेरे पास 10⁻⁻3 मोलर H2SO4 है, एक मेरे पास 10⁻⁻, एक केस लेके दिखा रहा हूँ बस मैं आपको, 7 मोलर HCl है। इनको आपको कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बन चुके हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप। और एक आपके पास लेट्स से 10⁻⁻2 मोलर BaOH होल ट्वाइस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयनाइज होगा। जितना इसकी कंसंट्रेशन उतना ही क्या मिलेगा? H+। 10⁻⁻2 pH कितनी आ जाएगी? 2। इसकी pH 3 - log 2। दिख रहा है? डाइप्रोटिक एसिड है, टूट कर क्या बनाएगा? 2H+। तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ सही है। इसकी pH 11.3 सॉरी 12.3। ये कितने OH माइनस देगा? 2। तो ये कितना हो गया? 2 × 10⁻²। तो POH कितना हो गया? 2 - log 2 यानी 1.7। तो बताओ pH कितनी आ जाएगी? 14 - 1% 12.3। सॉरी आप भी गलत थे, मैं भी गलत था। सही है? क्या हुआ? नहीं, मैं 11.3 बोल दिया था मैंने, 12.3 बोला था क्या? मुझे ही नहीं पता। चलिए ये केस देखें। इनमें क्या होता है ना, कभी भी किसी एसिड की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻6 मोलर से कम है तो आपको वाटर का आयनाइजेशन कंसीडर करना होता है। अब आप इसका कंडीशन मत रटो, समझो मेरी बात को। ये 10⁻⁻2 मोलर HCl था, वाटर तो यहाँ पर भी था। तो बताओ वाटर जब अकेला होता है तो कितना H+ और कितना OH- देता है? 10⁻⁻7। अकेला है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, इस पे कॉमन आयन लगाएगा और कम देगा। तो मान लो मैं वाटर से आने वाला H+ ले भी लेता हूँ, तो बताओ टोटल H+ कितना होगा? 10⁻² + 10⁻7।
क्या आप इसको कंसिडर करोगे? क्या फ़ायदा, कोई मतलब ही नहीं है। तो 10 टू पावर माइनस, तो अपने आप ही वाटर नेग्लिजिबल है। लेकिन अब देखो, अब जो HCl से H+ आ रहा है वो ही 10 टू पावर -7 है, तो कंपेरेबल टू वाटर आ गया ना। तो कंपेरेबल आ गया तो अब तो आपको वाटर को भी कंसीडर करना होगा, सही है। तो उसको करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है, लॉजिकल तो ये होता है कि आप वाटर का डिसोसिएशन लिखो, H+ प्लस OH-। तो वाटर जब अकेला होता है तब कितना आता है, 10 टू पावर -7। HCl के प्रेजेंस में कॉमन आयन लगेगा, वाटर और कम H+ देगा, तो मान लो कुछ X देगा, ये X और ये X, सही है। और 10 टू पावर -7 कहाँ से आ रहा होगा, HCl से। अब आप इसके लिए KW लिख सकते हो, क्या बनेगा, X इंटू 10 टू पावर -7 प्लस X 10 टू पावर माइनस। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से X आएगा, X को इसमें ऐड करोगे टोटल H+ आएगा, उसका माइनस लॉग लेना, क्या आ जाएगा, pH, सही है। ये इसका लॉजिकल तरीका। दूसरा इसका दिल लॉजिकल तरीका, ऐसे क्वेश्चंस के लिए pH हमेशा स्लाइटली लेस देन 7 आएगी अगर एसिड है। अगर मैं 10 टू पावर -7 मोलर NaOH बोल देता तो pH 7 से स्लाइटली क्या आ जाती, ज़्यादा। समझ पा रहे हो, सॉल्व भी नहीं करना। और तरीका देता हूँ अप्रोक्सीमेशन का, आप तो जाने दो, मान लो वाटर से भी कितना आ रहा है, 10 टू पावर -7 ही आ रहा है। 10 टू पावर -7 आया वाटर से, 10 टू पावर -7 आया एसिड से, टोटल मिला के कितना हो गया, 2 इन 10 टू पावर -7। pH हो गई 7 माइनस log 2, log 2 होता है 0.3, तो pH कितने आ गई, 6.7 के आसपास। ऑल्दो अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा है, पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10 टू पावर -6 मोलर से कम का स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो pH 7 से थोड़ी सी क्या आने वाली है, कम, और बेस है तो pH 7 से थोड़ी सी क्या आने वाली है, ज़्यादा, सही है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एक्चुअली काम में आएगा। यहाँ देखें, मैं आपको चीज़ें लॉजिकली सिखाकर एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। आप देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि मेरे सिखाए जो शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला पे कितने काम में आते हैं, यहाँ बहुत काम में आएंगे और आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर दिया करेंगे कई बार। तो सेकेंड इज फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो मैं एसिड का एग्जांपल ले रहा हूं, बेस का अपने आप कर लेना, बस H+ को कौन रिप्लेस कर देगा, OH-, बाकी और क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। तो मान लो आपके पास एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है जो एक H+ दे सकता है, बताओ ये टूटकर क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा H+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे, वेरी गुड। चलिए टाइम t को पर C होगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा C- C अल्फा C। ये तो कुछ बदल नहीं रहा, सब कुछ वैसे तो चल रहा है, A B की जगह HA हो गया, तो बहुत ही बढ़िया। बताओ K इक्वल टू क्या बन जाएगा, C⁴/1 - इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक आपका फेवरेट, जब अल्फा नेग्लिजिबल तब तो क्या करेंगे, सॉल्व क्वाड्रेटिक, ठीक। और दूसरा सबका फेवरेट, जब अल्फा 1 से बहुत छोटा हो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, √KI/C। आपको क्या निकालनी है, pH। बताओ pH निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, H+ किसके इक्वल, C अल्फा। अल्फा के लिए यहाँ रखो, तो ये बन गया √KI/C। या फिर मैं H+ को KI क्यों लिख रहा हूँ, KA लिखना चाहिए मुझे, सो KA/C की पावर ½ लिख सकता हूँ। इसका नेगेटिव लॉग लोगे, मैथ्स आपको आती है, जैसे नेगेटिव लॉग लेके आप pH लिखोगे, ये आ जाएगी ½ pKa - log C। ये है आपके पास एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। एक ऐसा एसिड जो एक H+ देता हो और उसका अल्फा नेग्लिजिबल हो, उसके लिए आप फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हो, pH = ½ pKa - log C। बताओ अगर ये बेस होता तो क्या फर्क पड़ता, सो फॉर वीक बेस pH की जगह आएगा POH, ½ pKa की जगह क्या आएगा, pKb - log C। अगर आपसे एक वीक एसिड या वीक बेस की pH पूछ ले या POH पूछ ले, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है,
जब अल्फा क्या है 1 से बहुत छोटा। अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा नहीं है तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाँ आपने बोला कि 1h प्लस देगा तभी, हाँ 1 से ज़्यादा देगा तो 1 से ज़्यादा देगा ही नहीं कभी। एक्चुअली डाइप्रोटिक होता है ना, वो 2 टुकड़ों में टूटता है, तो वो भी एक बार में एक ही H+ देगा। ठीक है, तो वो सिखाऊंगा हैं, वो 2 बार डिसोसिएट होगा, वो सीखेंगे उसको भी। अभी तो यहाँ देखें आप, इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक, कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर HCOOH, या HCl ले लेता हूँ चलो, और इसका K आपको दे दिया गया है 4 × 10⁻⁹। दूसरा, pH ऑफ 0.1 मोलर Cl2CH COOH, और इसका K दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻3। हाँ भाई बताएं। पहले वाले की 4.7, 5.7, 2 आंसर आ रहे हैं, और दूसरे का क्वाड्रेटिक हो रही है 18 × 10 टू पावर, तो 3 - log 18, log 18 इज log 9 + log 2, log 9 इज 2 log 3, so 0.96 + 0.3 is 1.26, 3 - 1.26 is 1.74, 3 - 1.26 है ना, 1.74 आ जाएगा। देख लेते हैं भाई, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये K के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि अल्फा नेग्लिजिबल है। चाहो तो चेक कर लो, 4 × 10⁻⁹ अपॉन 0.1, 2 × 10⁻⁻, नेग्लिजिबल है तो भैया pH का एक ही फॉर्मूला है, हाफ pKb 9 - log 4 - log C, तो ये बन गया +1, 10⁻⁻1 log 10 बन जाएगा, 9 + 1 10, 10 - 0.6, log 4 is 2 log 2, 9.4, 9.4/2 is 4.7। सेकेंड, यहाँ दिख रहा है आपको अल्फा नेग्लिजिबल, चेक करके देख लो। सो 4 × 10⁻³ अपॉन 0.1, 0.2, 20% नेग्लिजिबल। तो क्या सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक। तो लिखें इक्वेशन, तो क्या लिखना, K इज इक्वल्स टू क्या होता है, C⁴² अपॉन 1 - अल्फा, और आप सभी को दिख रहा होगा कि H+ किसके इक्वल होगा, C⁴। सही है, चलिए लिखें इक्वेशन में वैल्यू रखें, तो K की वैल्यू कितनी हो गई, 4 × 10⁻³ 0.1 × अल्फा² अपॉन 1 अल्फा। इसको इधर भेज दो, ये बन जाएगा 4/100, तो ये बन जाएगा 100 अल्फा² प्लस 4 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, सो -4 प्लस, हाँ तो 40 पॉइंट समथिंग ले लो, 40.4 ले लो एक बार के लिए, ऐसे मान लेते हैं कुछ भी है ना, या 40 मान लो अपॉन 200, 40 ही मान लो चलो, तो 0.18 आ गया, 0.018 आएगा। हाँ यह है अल्फा, तो C अल्फा हो जाएगा 0.1 × 0.018, ये बन जाएगा 1.8 या फिर 18 × 10⁻⁻4, 0.18 आएगा, 18/200, 36/200 है ना, हाँ 0.18 आएगा, सॉरी, तो बन जाएगा 10⁻⁻3। ये आ गया H+, तो pH कितनी बन जाएगी, 3 - log 18 जो कि 1.74 आ रही है। कर सकते हैं, तो आपको इतना सीखना है कब नेग्लेक्ट करना है और कब नहीं, और आसानी से अपने क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो वीक एसिड है, अल्फा नेग्लिजिबल है, तो pH का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ pK माइनस log C। वीक बेस है, अल्फा नेग्लिजिबल है, तो POH का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ pKb माइनस log C। चलो इसी बात पे एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। pH ऑफ, या चलो मिक्सचर्स में ले लेंगे। एक और चीज़ देखो, इसके बाद हम मूव करते हैं मिक्सचर्स के ऊपर। कई बार आपको मिक्सचर्स की pH निकालनी होती है, वहीं पे कवर कर लेंगे। सो देखें pH ऑफ मिक्सचर्स, आपके पास अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं। जैसे पहला हो गया मिक्सचर ऑफ
टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर टू स्ट्रॉन्ग बेसिस, दोनों स्ट्रॉन्ग है और दोनों सेम स्पीसी है। जैसे मान लो आपने मिक्स किया 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl और इसके साथ आपने मिक्स किया 300 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। ठीक है, आपको मोल्स में खेलना है। किस में खेलना है? तो बताओ दोनों H+ देंगे। बताओ इसके मिलीमोल्स कितने? 40 मिलीमोल से H+ कितना मिलेगा? 40। सही है, प्लस 60 इससे डबल मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 120 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500। 160/500 क्यों सॉल्व करते हो? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.32 मोलर। इसका नेगेटिव लॉग ले लो, आपको पीएच मिल जाएगी। कर सकते हैं, खत्म। दूसरा केस, मिक्सचर ऑफ एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से खेल लो। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH प्लस 200 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। बताओ पीएच। हाँ H+ की कंसेप्ट बता दो। चलो बड़ा आसान है। ये क्या देगा? इनमें ना कोई रिएक्शन मत देगा करो, आप तो बाहर में जान दो। आप तो सीधे करो ये कितने OH- देगा? 40, तो 40 से देगा 40 मिलीमोल। बताओ ये कितने H+ देगा? 80। H2O कौन बचेगा? H+। कितना? 40। तो बताओ H+ की फाइनल कंसिडरेशन 40/400 10 to the power -1। तो pH कितनी आ गई? 1। सही है, जो बचेगा उसकी बता दो। उसी की तो बताओगे जो बचेगा। जो नहीं बचा उसी कैसे बताओगे? बर्थडे उसी का तो मनाओगे जो बचा है। लेकिन खैर उनके बनाते जो नहीं बचे हैं, जयंती। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। इक्वल वॉल्यूम्स of 2 acidic solution with pH equal to 2 and pH equal to 3 are mixed. Final pH. थ्री पॉइंट समथिंग 2:3:5 का रेशियो। हाँ आएगी तो कुछ ऐसे ही, मुझे भी नहीं पता। मैंने 10 देखो ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा आसान है। 2 एसिड सोल्यूशन है, पीएच से कभी डायरेक्ट पीएच से मत करना। पहले इससे H+ निकालो 10 to the power -2 और दूसरे के H+ 10 to the power -3। ठीक है ना? तो वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई जब आपने दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं, ठीक है, तो
टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल वी। तो मान लो इसका VML लिया, इसका VML लिया, बताओ टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, 10 to the power -2V प्लस 10 to the power -3V अपॉन 2। तो एक काम करो, पूरा या तो 10 to the power -2 कॉमन कर लो या 10 to the power -3 कर लो, जो आपकी इच्छा हो। तो 10 to the power -2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 1 यहाँ बचेगा 0.1, ये बन जाएगा 1.1/2 इंटू 10 to the power -2। ये हो गया, ऐसा कर लो 11/2 इन 10 to the power -3, तो ये बन जाएगा 3 माइनस लॉग 11/2, यानी 3 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 11। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपनी pH मिल जाएगी, है ना। तो 3.3 माइनस लॉग 11 होता है 1.04 के आसपास, तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आपको pH मिल जाएगी। कर लोगे ना, समझ में आ गया। अगला, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, बताओ इसमें क्या लगेगा। दिमाग तो लगेगा, कोई इफेक्ट लगेगा, हाँ क्या लगेगा, कॉमन आयन। ठीक, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट pH। अब देखो, जो मैंने आपको टूल सिखाया ना, वो आपने काम में लिए हैं, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं। pH ऑफ 0.1 मोलर चलो CH3 ले लेते हैं, छोड़ो। CH3COOH, इसका K मैंने आपको दिया है 2 × 10 to the power -5 in a solution containing 0.05 molar H2SO4। चलिए, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, ये एक वर्बल क्वेश्चन है, मतलब ये अगर जेई में आ जाए, आ सकता है, तो आपकी लॉटरी से ज़्यादा और कुछ नहीं है ये। आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो अगर आप बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें तो। देखो, मैं इसका आंसर बता दूं आपको पहले तो, 1, इसकी pH है 1। कैसे, बड़ा आसान है। नहीं, अभी आप भी बताओगे, देखना। बस आपने क्या रिएक्शंस लिखी नहीं, सीधा डायरेक्ट मत जाया करो। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड सिखा दिया है, पर जब तक आपकी अंतरात्मा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर ले कि हाँ यार इसलिए इसको लिखा जा रहा है, तब तक आप रिएक्शन लिख के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, वरना नहीं आएगी, मेरे बताने से नहीं आएगी। तो देखो, ये 0.1 में से जाएगा 0.1 अल्फा, ये बनेगा 0.1 अल्फा प्लस, बताओ इससे H प्लस कितना आएगा, 2 × 0.05 2 × 0.05 इज 0.1 है। बताओ इसका अल्फा नेग्लिजिबल है क्या, नहीं है ना, है तो सही। 2 × 10 to the power -5 अपॉन 0.1। इसका अल्फा अगर मैं अकेले में निकाल लूँ, 2 × 10 to the power -5 अपॉन 0.1, तो रूट होता है 1.4 × 10 to the power -2, 0.014, 1.4%, 5% से कम है। अब अकेले में नेग्लिजिबल है, तो यहाँ तो कॉमन आयन लगेगा और नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब जितना भी कॉमन आयन आ रहा होगा वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा। ये गया भाड़ में, H प्लस आ गया 0.1, तो pH हो गई 1। कुछ करना ही नहीं भाई, जब नेग्लेक्ट करना ही तो कर दो, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये है जो भी H प्लस आ रहा है इससे आ रहा है, और pH 1 हो जाएगी। हो गया ना आश्चर्यचकित, मजा है ना। तो बहुत आसान है, और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछ लेते हैं और लोग लगे रहते हैं उसमें। आपको नेग्लेक्शन ठीक से आता है तो आप क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। बताओ pH। आ गए 1.7।
दिख रहा है ना? अल्फा नेग्लिजिबल आएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, जितना भी आएगा सिर्फ इससे आएगा, है ना? कई बार क्या होता है, जैसे इसको मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, दिख गया ना आप लोगों को? अब मैं इसको लिख दूँ 10⁻⁻5 मोलर HCl, तो अब अल्फा नेग्लिजिबल है, अल्फा नेग्लिजिबल है, लेकिन जो इससे H+ आ रहा है वो भी बहुत कम है, तो फिर मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। उस केस में मुझे दोनों को कंसिडर करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में जनरली पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है, बताओ। Cl3 CCOH, CH3 को 3 Cl से रिप्लेस कर दिया, वही वीक एसिड है। यहाँ कोई नेग्लेक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तो हम कुछ भी नेग्लेक्ट। तो जब आप रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ प्योर तरीके से सॉल्व करना है। Cl3 CCOH डिसोसिएट होकर बनाएगा Cl3COO माइनस प्लस H+, तो ये 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये बनेगा 0.1 अल्फा, ये बनेगा 0.1 अल्फा प्लस 0.2 जो HCl से आ रहा होगा। अब कुछ भी नेग्लिजिबल नहीं है तो K 10⁻⁻2 विल बी इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 0.2 अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ से मुझे अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा आएगा, अल्फा के लिए यहाँ रखूंगा, टोटल H+ आएगा, उसका नेगेटिव लॉग लेके मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो भी आएगा लोड मत लो, जब आएगा तब सॉल्व करना। चांसेस कम है कि आए मेंस में, पर आ सकता है। अभी लेवल ऐसा हो चुका है कि आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सीखो कि नेग्लेक्शन कहाँ लगेगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा करो, आपके पास अभी जो भी प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्लास तक मैं कोशिश करूँगा, आपको दे दूँगा शीट पूरी, है ना, तो फिर उसमें से करेंगे। बट हाल फिलहाल भी आप जब अगर आपने आज क्वेश्चंस नहीं किए आपके पास अवेलेबल मटेरियल में से, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, फिर आपको आगे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। एक बार आप इसमें परफेक्ट हो गए, नेग्लेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ नहीं करते, पीएच वीक एसिड कैसे निकालते हैं, वीक बेस की जो फॉर्मूला ने आपको सिखाया, दो याद रखना। अल्फा नेग्लिजिबल है, वीक एसिड है, तो पीएच का फॉर्मूला हाफ pK माइनस log C, और बेस के लिए POH इक्वल टू हाफ pKb माइनस log C। ये टूल्स हैं जिनको मैं आगे यूज़ करूँगा, क्वेश्चंस को हम बहुत तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे इनके बेसिस पर। अभी तक समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के साथ।